जय हिंद फ्रेंड। अब हम लोगों ने पिछले क्लासेस में हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटी में जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग जो है वो जितने भी ऑफिशियल पद है ना, जैसे प्रेसिडेंट जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति, क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रपति कहते हैं, है ना। हम एक एक करके सबको देखेंगे। अभी हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ेंगे और इसी के पैरेलल में पढ़ेंगे गवर्नर। क्या पढ़ेंगे? गवर्नर। फिर इधर पढ़ेंगे हम लोग पीएम, स्टेट में पढ़ेंगे सीएम। तो इसी तरीके से हम लोग सारा चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। सेंटर में पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, इधर पढ़ेंगे हाई कोर्ट। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, राष्ट्रपति पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। जो एग्जाम पूछता है बस उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट है। अमेरिका में भी प्रेसिडेंट है, मतलब मैक्सिमम जितने भी देश है वहां पर प्रेसिडेंट है। इंडिया में जो राष्ट्रपति है वो प्रथम नागरिक है। इनको फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। पहला प्रथम नागरिक इन्हीं को कहा जाता है, प्रेसिडेंट को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा। दूसरा चीज आता है कि ये भारत के सबसे सर्वोच्च पद है। जो प्रेसिडेंट है वो भारत का सर्वोच्च पद है, इसीलिए इसको भारत का पहला नागरिक इसको कहा जाता है। सेकेंड चीज क्या कहा जाता है कि ये पहला नागरिक तो है, लेकिन ये एक नॉमिनल हेड है। क्या है? नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड का मतलब कि इसको, ये हेड है, बस इसको कह दिया गया है कि तुम आप हेड है। इसको कह दिया गया है कि आप हेड है। इसको पावर भी दे दिया गया है कि आपके पास बहुत सारा पावर है, लेकिन ये जो है वो किसी के देख रेख में कार्य करते हैं, है ना। मतलब इनका जो इलेक्शन जैसे होता है ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा प्रोविजन है जो इसको क्या किए हुए, बांधे हुए। इसके पास, ये भारत में सबसे सर्वोच्च शक्तिशाली है, बट इनके पावर को बांध दिया गया। बांधने वाले कौन है? कुछ लोग, कुछ ऑफिशियल पद है ना, जो भारत सरकार, जो सरकार जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। इन्हीं के सलाह से ये क्या करते हैं, वो राष्ट्रपति काम करते हैं। तो सलाह पर काम करते हैं, बट ये सलाह जो होता है ये पूरा एक तरीके से क्या होता है कि बॉन्डिंग तरीके का होता है ना, कि जो कह दिया सो कह दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इन्हीं को ये चीज सुनना पड़ता है। अब तो और ये देखने को मिलता है। तो इसलिए ये हेड है, बट कैसा हेड है? ये नॉमिनल हेड है। लेकिन सारा काम कौन देखते हैं? प्रधानमंत्री। कौन देखते हैं? प्रधानमंत्री हमारे देखते हैं। जो क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, मतलब रियल हेड होते हैं। क्या होते हैं? ये रियल हेड। ये नॉमिनल हेड होते हैं, है ना, और ये एग्जीक्यूटिव रियल हेड होते हैं। क्या होते हैं? ये रियल हेड होते हैं। मतलब सारा काम कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है हमारे कौन से भाग में? प्रेसिडेंट हमारे कौन से भाग में? आर्टिकल, हमारा जो अनुच्छेद है 52 से लेकर करके 52 से लेकर करके और लगभग 52 से लेकर करके लगभग, है ना। आर्टिकल 52 में क्या है? आर्टिकल 52 में क्या है? प्रेसिडेंट के बारे में, क्या हमारे देश का एक प्रेसिडेंट होगा। किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि हमारे देश का एक प्रेसिडेंट होगा। वो किसमें लिखा हुआ है? 52 में लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन फिर अगर आ जाए कि कौन से पार्ट में, कौन से पार्ट में, कौन से पार्ट में, तो पांचवा पार्ट में। कौन सा पार्ट में? पांचवा पार्ट में। ठीक है, अच्छा। फिर आगे क्वेश्चन आ जाता है कि देखिए, एक होता है यूनियन, एक होता है स्टेट। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब अगर कहा जाए कि जो आपके केंद्र के जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन से आते हैं? केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन से लोग आते हैं? तो देखिए, प्रेसिडेंट आते हैं। कौन आते हैं? प्रेसिडेंट आते हैं, है ना। फिर यहाँ पे कौन आते हैं? वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री जी आते हैं, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, और एक जो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है। कौन आता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। ठीक है, ये कुछ में यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ओके, चलिए जल्द से हम लोग खत्म करेंगे राष्ट्रपति जी के बारे में। और क्या है देखिए, प्रेसिडेंट जैसे हमारे देश में जनता इसको इनको नहीं चुनता है। जनता इनको नहीं चुनता है। जिसको जनता चुने, मतलब हम आम आदमी चुने, जनता चुने, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। क्या कहते हैं उसको?
डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जैसे हम लोग एमपी जो हमारे सांसद महोदय होते हैं या विधायक जो होते हैं, है ना, या हमारे जो मुखिया होते हैं उनको हम लोग डायरेक्ट चुनाव करते हैं, है ना। आर्मी जो उसको जनता है वो डायरेक्ट उसको चुनता है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन प्रेसिडेंट को डायरेक्ट नहीं चुनता, राष्ट्रपति को हम लोग नहीं चुनते हैं, है ना। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो एमपी होते हैं, है ना, या एमएलए होते हैं, वो मिल कर करके और इस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन इनका होता है, यानी आम जनता इसको नहीं चुनता, हम लोग नहीं चुनते, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और हम किनको चुनते हैं? हम चुनते हैं एमपी को चुनते हैं, हम चुनते हैं एमएलए को चुनते हैं, जो सेंटर लेवल पर जाते हैं और स्टेट लेवल पे जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? इलेक्शन करवाते हैं, और यही लोग क्या करते हैं? ये इसको वोट देते हैं। ठीक है, चलिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन का कौन सा इलेक्शन मेथड कौन सा इलेक्शन मेथड कौन सा यूज होता है ना, है ना। इसको इसको जो होता है वो आपका सिंगल वोट ट्रांसफेरेबल, है ना। सिंगल वोट, इसका जो इलेक्शन का जो मेथड होता है वो सिंगल वोट ट्रांसफेरेबल होता है। ये इलेक्शन का मेथड होता है। साथ ही साथ इसको जो कहते हैं इस इलेक्शन का जो ये होता है, एक नाम होता है, इसका नाम क्या है? सिंगल वोट ट्रांसफेरेबल मेथड से इसका इलेक्शन होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बस ये दो चीज याद रखना कि इस मेथड से इलेक्शन होता है। अब इलेक्शन देखिए, इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एकदम आ जाएगा। इलेक्शन में पार्टिसिपेट मतलब कौन कौन पार्टिसिपेट कौन कौन वोट देता है, मतलब इलेक्शन में कौन कौन वोट देता है। देखिए हमारे यहाँ क्या है? लोकसभा है ना, राज्यसभा है, फिर से विधान सभा है, स्टेट में विधानमंडल है। अब देखिए इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट, देखिए लोकसभा में जो इलेक्टेड मेंबर जिनको इलेक्ट किया गया, जो हम आम जनता वो चुना है। तो देखिए ऐसे तो लोकसभा में 545 है, लेकिन दो को जो है वो दो क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन उसको हम लोग नहीं चुनते हैं, वो जो है आपके जो प्रेसिडेंट है वो चुनते हैं। तो दो हटा दीजिए तो 543, यानी टोटल लोकसभा के जितने एमपी होते हैं, लोकसभा में जितने एमपी होते हैं कौन इलेक्टेड, 543 वो चुनते हैं। ठीक है, राज्यसभा में भी 245 लोग होते हैं, लेकिन 12 लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो उसको राष्ट्रपति चुनते हैं, यानी 213 मेंबर, है ना। इसमें क्या करते हैं? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी इलेक्टेड, ये क्या है? इलेक्टेड है। 12 को तो प्रेसिडेंट चुनते हैं, इसलिए ये नहीं, ये दो को नहीं, तो 213 लोग क्या करते हैं? इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ विधानसभा में जो एमएलए होते हैं, इलेक्टेड विधानसभा में राज्य के जो जितने 28 राज्य है ना जी, और यूनियन टेरेटरी है ना, दिल्ली और पुदुचेरी, तो वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं एमएलए, वो क्या करते हैं? वो इस इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ विधानमंडल, कौन सा? विधानमंडल। अच्छा, देखते हैं कि विधानमंडल के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, है ना। असेंबली, विधानसभा में तो करते हैं, विधानमंडल के लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, विधानमंडल के लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये मात्र 5 स्टेट में कहाँ का है? बिहार में है, यूपी में है ना, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है ना, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। यही क्या है? 6 जगह पे क्या है आपका विधानमंडल है। तो 6 जगह 28 में 6 जगह पे, तो ये गलत हो जाएगा ना, सब जगह रहना चाहिए। ये इसका विधानमंडल का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं रहता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्शन में वोट कौन कौन देता है, तो लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, और विधानसभा 28 राज्य हो गया, और दो ठो यूनियन टेरेटरी। कौन कौन? एक दिल्ली पार्टिसिपेट करता है, पुदुचेरी
पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है कि इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें जो नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेट जो चुनाव होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे राज्यसभा में 12 ठो और लोकसभा में 2 ठो एंग्लो इंडियन, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन में हम लोग देख लिए कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। सिंगल वोट ट्रांसफरेबल जो होता है उससे, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से इलेक्शन होता है। साथ ही साथ अगर देखेंगे कि वोट का गिनती कैसे होता है, वोट काउंटिंग कैसे होता है, वोट काउंटिंग कैसे होता है। देखिए, एक पहले निकाला जाता है कि एक एमएलए का वोट कितना है। तो क्या होता है कि एक एमएलए कैसे निकालेंगे, जैसे स्टेट का पॉपुलेशन, जैसे जो स्टेट का निकाला जा रहा है उस स्टेट का जनसंख्या कितना है, साथ ही साथ है ना कितना एमएलए है, मतलब इलेक्टेड एमएलए कितना है, कितने। जैसे मान लेते हैं झारखंड का निकालते हैं, तो झारखंड में जितना पॉपुलेशन है उसको ऊपर लिख देंगे और यहाँ 81 एमएलए है तो 81 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये निकला एक एमएलए, कितना निकला, एक एमएलए का ये निकला कि इतना होता है। तो टोटल एमएलए का कितना होगा, तो सब जितना भी स्टेट है सबका निकालेंगे, है ना, सबका निकालेंगे। यहाँ पे 1000 से भागा करेंगे। एक एमएलए अगर हम निकालना चाहें कि एक एमएलए का वोट कितना होता है, तो स्टेट एक का, जैसे हम देखेंगे कि एक स्टेट में सब इंडिविजुअल निकालेंगे कि एक स्टेट में कितना एक एमएलए का वोट आता है, एक स्टेट में एक एमएलए का वोट कितना है। तो स्टेट का जनसंख्या और एमएलए, इलेक्टेड एमएलए और 1000 से भागा कर देंगे, तो एक स्टेट में निकलेगा एक एमएलए का। तो उस स्टेट में जितने एमएलए होंगे सबको गुणा कर देंगे, ठीक है। और उसी तरीके से 2800 राज्यों का निकालेंगे और यूटी का निकालेंगे, है ना, और उसी तरीके से सब गुणा कर देंगे। तो यानी टोटल एमएलए वैल्यू कितना आएगा, बट्टा में जो आपके 543 लोग हैं, है ना, एमपी 543 एमपी जो है उससे क्या कर देंगे, इसको भागा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक एमपी का वोट निकल जाएगा। एक एमपी का वोट कितना जाएगा, वो यहाँ से निकलेगा, और एक एमएलए का वोट कहाँ जाएगा, वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो 2 चीज होता है। जैसे हम लोग, जैसे मुखिया का इलेक्शन होता है तो वहां पर हमें जाना, जहाँ हम लोग जिला में जाते हैं ना कि हम मुखिया को ये खड़ा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के सपोर्ट की जरूरत होता है ना। हाँ, हम तब उसको जो पर्चा है वो भराता है। तो प्रेसिडेंट के साथ वैसा ही है कि प्रपोजल में 50 लोग होना चाहिए कि हाँ 50 लोग शामिल हैं, और साथ ही साथ सपोर्ट में कितना होना चाहिए, 50 लोग होना चाहिए टोटल। प्रपोजल कि हाँ प्रेसिडेंट ये बनेंगे, जैसे कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसके लिए उसके समर्थन में होना चाहिए कि हाँ ये बनना चाहिए। तो उसके लिए उसके समर्थन में कितना चाहिए, 50 को होना चाहिए। और जब वहां पे सपोर्ट के लिए कितना चाहिए, 50 होना चाहिए। दोनों में 50-50 मेंबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे में। देखिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो इसका क्वालिफिकेशन है, क्या है क्वालिफिकेशन कि कब कोई प्रेसिडेंट बनेगा, है ना। सबसे पहले कि वो इंडियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। इंडियन माने इंडिया में उसका बॉर्न इंडियन होना चाहिए। सबसे पहला चीज कि वो इंडियन होना चाहिए, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा चीज 35 एज कंप्लीट। और तीसरा चीज लोकसभा इलेक्शन जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। लोकसभा इलेक्शन जो है कम से कम क्वालिफाइड होना चाहिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए है कि लोकसभा इलेक्शन जो है कम से कम क्वालिफाइड होना चाहिए। चौथा चीज क्या है कि किसी भी याद रखना है, यहाँ लोकसभा है, लोकसभा की सीट के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, और 35 एज होना चाहिए। साथ ही साथ प्रॉफिट ऑफिस पे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने जा रहा है तो कोई भी ऑफिस को वो होल्ड नहीं किए हुए, कोई भी ऑफिस को, सरकारी किसी को भी ये होल्ड नहीं किए हो, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रेसिडेंट का, आपका क्या कर दिया क्वालिफिकेशन। अच्छा, इसको अब मान लेते हैं कि कोई जीत गया, मान लेते हैं ये व्यक्ति है वो इलेक्शन जीत गया, तो इसको कौन दिलाएगा, ओथ कौन दिलाएगा, यानी शपथ इसको कौन दिलाएगा, शपथ
कि आप प्रेसिडेंट है, आपको शपथ कौन दिलाएगा कि आज से आप भारत के प्रेसिडेंट है? शपथ कौन दिलाएगा? शपथ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है? अभी 50वें नंबर के चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़ है, DY चंद्रचूड़ है। तो कौन दिलाता है शपथ? शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीनियर मोस्ट जज दिलाते हैं शपथ। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। शपथ याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या है। चलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रेसिडेंट रिजाइन किसको देगा, प्रेसिडेंट जो है वो रिजाइन किसको देगा? मान लेते हैं प्रेसिडेंट को हटने का मन है, तो प्रेसिडेंट रिजाइन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आ जाए अगर क्वेश्चन आ जाए कि इम्पीचमेंट, क्या इम्पीचमेंट, देखिए एक तो है कि वो खुद से रिजाइन दे सकते हैं इसको, वाइस प्रेसिडेंट को। अब एक मान लीजिए कि हम जो भारत सरकार है ना, उसका बात नहीं सुन रहा है प्रेसिडेंट, मनमानी तरीके से काम कर रहा है प्रेसिडेंट, तो जो आपके लोकसभा के लोग हैं है ना, या लोकसभा के मेंबर हैं या राज्यसभा का मेंबर है, वो क्या लाएंगे? वो लाएंगे इम्पीचमेंट लाएंगे। क्या लाएंगे? आर्टिकल 61 के अंदर क्या लाया जाता है कि इम्पीचमेंट का व्यवस्था। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट को हटाने का मेथड है, इम्पीचमेंट मेथड इसको कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है वो देखिए। सबसे पहला चीज कि ये किसी भी हाउस में मतलब राज्यसभा, लोकसभा, ये किसी में भी इनिशिएटिव किया जा सकता है कि अगर राज्यसभा का मेंबर अगर खुश नहीं है तो वो भी उठा सकते हैं मुद्दा, है ना, हटाने का। और लोकसभा का स्टार्ट नहीं, लोकसभा वाला भी स्टार्ट हो सकता है, दोनों में से किसी में भी उठ सकता है ये मुद्दा। अच्छा ठीक है, अब उठ गया है ना, उठ गया। अब मान लेते हैं कि हम राज्यसभा में उठाना चाहते हैं, तो लगभग कम से कम 1/4 का सपोर्ट होना चाहिए, और यहाँ भी कम से 1/4 का सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या बोले कि रिजाइन दे सकता है वाइस प्रेसिडेंट को, लेकिन अगर राज्यसभा के लोग या लोकसभा के लोग चाहते हैं कि इसको हम हटाएं, इसको हम हटा दें, तो क्या करना पड़ेगा कि दोनों में से किसी में भी स्टार्ट किया जा सकता है, और 1/4 लोगों का क्या होना चाहिए? 1/4 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, साइन होना चाहिए, साइन, तब जा करके वो मुद्दा जो है उठेगा। और लोकसभा में भी 1/4 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, तब जा करके ये मुद्दा जो है वो उठेगा और उस पर फर्दर डिस्कशन होगा। ओके, अब साथ ही साथ क्या होगा कि मान लेते हैं कि राज्यसभा में 1/4 लोग जो है वो दे दिया, वोट दे दिया, क्या करें? वोट, कि हाँ ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए, मुद्दा उठाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे वोटिंग होगा, यहाँ भी वोटिंग होगा, यहाँ भी वोटिंग होगा, और दोनों जगह 2/3 मेथड से पास करना होगा, दोनों जगह 2/3 है ना, 2/3 वोट जो है वो लाना पड़ेगा। ओके, और इसमें क्या होगा कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है, इस जो इम्पीचमेंट जब होता है, जब हटाते हैं, तो सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के ही लोग रहते हैं ना, इसमें विधानसभा वाला के लोग नहीं रहते हैं। और नॉमिनेटेड मेंबर भी इसमें वोट देते हैं, जो हम लोग 2/3 कर रहे हैं ना, तो इसमें इस 2/3 में नॉमिनेटेड मेंबर भी जो है उसको वोट देंगे, जो उस समय नहीं था। ठीक है, अच्छा आप सपोज कीजिए कि 2/3 मेंबर दोनों जगह पास हो गया, अब क्या हो गया कि इसको हटा, अब प्रेसिडेंट को क्या कर दिया जाएगा? प्रेसिडेंट को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। अब जब प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा, तो इसका कमान कौन संभालेगा? कमान संभालेगा वाइस प्रेसिडेंट। कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा। आर्टिकल 63 के अंदर क्या है? वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा। कितने महीने के लिए? मात्र 6 मंथ के लिए, कितने? 6 मंथ के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट मात्र 6 मंथ के लिए यहाँ पे होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ, मान लेते हैं इलेक्शन हुआ, और इसमें कुछ घपलाबाजी हो गया है ना, या कुछ मतलब इसमें गलत हो गया, तो उसका वो किसके, फिर उसको देख रेख कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा इसका देख रेख? सुप्रीम कोर्ट। मान इसका इलेक्शन कौन करवाता है? इसे इलेक्शन कमीशन में नहीं कराएगा इलेक्शन, बट अगर घपलाबाजी हो जाता है इलेक्शन में, गलत हो जाता है इलेक्शन में, है ना,
तो उसको देख रेख कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मुद्दा चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर फाइनल डिसीजन होगा, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन यहाँ पे होगा, फाइनल होगा, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देखा। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं कि इसके पावर्स कौन कौन है। इसके पावर जो है, पावर कहने का मतलब कि इसके पास कौन कौन सा पावर है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, बहुत सारा इसके पास पावर है, तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर, उसके बाद देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर, बहुत सारा पावर इसके पास है। लेकिन ये क्या है, सिर्फ नाम का पावर है, लेकिन इसके पास कोई पावर नहीं है। मिलिट्री पावर, क्या है, मिलिट्री पावर। सबसे पहले देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या, देखिए एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यपालिका। क्या होता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है कि जो हमारे भारत में है ना, जैसे भारत में जो कार्य कर रहे हैं, कार्य करने का मतलब होता है कि जो कानून बन जाता है ना, कानून जब बन जाता है तो कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो भी लोग हैं, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, सब क्या आते हैं, वही सब तो मिल करके सारा सिस्टम को लागू करते हैं। वो क्या, कार्यपालिका। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं, है ना, प्रधानमंत्री जी को अपॉइंट करते हैं, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, फिर से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, फिर से SC ST जो होते हैं उनके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। यानी अगर कहा जाए कि जैसे प्रधानमंत्री जी बन गए, तो उसको ओथ कौन दिलवाएगा, उसको अपॉइंट कौन करेगा कि हाँ यही प्रधानमंत्री होंगे, तो कौन, वो उसका काम होता है प्रधानमंत्री जी, ये प्रेसिडेंट करता है कि हाँ प्रधानमंत्री जी ये होंगे। वो कौन वेरीफाई करता है, ये प्रेसिडेंट करता है। भले आप चुन लीजिए, लेकिन वेरीफाई कौन करेगा, प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन ये अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, SC ST का चेयरमैन ये प्रेसिडेंट जी करते हैं, बहुत सारा लोगों का ये करता है। ठीक है, गवर्नर हो गया, गवर्नर का भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर का ये आपका यही करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं यूनियन टेरिटरी। जो आपका जैसे यूनियन टेरिटरी मतलब जो आपका पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव है, अंडमान एंड निकोबार, ये जो सारे यूनियन टेरिटरी है किसके अंदर आते हैं, ये सारे अंदर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के अंदर आते हैं। प्रेसिडेंट का जो रूल है यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ प्रेसिडेंट के अंदर ये सब यूनियन टेरिटरी आते हैं, और प्रेसिडेंट के देख रेख में ये सारी चीज क्या चल यहाँ पे रूल होता है, प्रेसिडेंट के अंदर यहाँ पे रूल होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं कौन सा, लेजिस्लेटिव पावर। कि क्या लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है कि क्या कुछ कानून बनाने का भी पावर है, कुछ कानूनी पावर भी है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनके पास कानूनी पावर है। जैसे में आर्टिकल 108 क्या है, ज्वाइंट सेशन रिलेटेड। मान लेते हैं कि एक कोई बिल उठा लोकसभा में या राज्यसभा में, और दोनों में सहमति नहीं बन रहा है, मतलब ना ही उसको पास करवाना है। जैसे कब पास होगा, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों साइन करेगा तब पास होगा। लेकिन उस बिल पे सहमति नहीं बन रहा, ना लोकसभा पास करा पा रहा है, ना राज्यसभा पास करा पा रहा है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, वो ज्वाइंट सेटिंग बुलाता है। और ज्वाइंट सेटिंग का हेड कौन होता है, वो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। हेड होते हैं। लेकिन बुलाता कौन है, बुलाने का पावर किसके पास है, ज्वाइंट सेटिंग बुलाने का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। कौन सा आर्टिकल 108 के अंदर। ठीक है, दूसरा चीज, जैसे मान लेते हैं कि लोकसभा सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या लोकसभा में जो आपकी गवर्नमेंट है उसके पास बहुमत कम जाता है, या प्रधानमंत्री जा करके प्रेसिडेंट को कहते हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि आर्टिकल 85 के अंदर, आर्टिकल 85 के अंदर लोकसभा को भंग कर देंगे, लोकसभा को भंग करेंगे। भंग करने का मतलब कि जो अभी गवर्नमेंट सरकार चल रहा है वो गिर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब नया से जो
सर जो चाहे जिसके पास बहुमत है वो वहाँ पे सरकार बना सकता है, प्रेसिडेंट के पास ले जा सकता है, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देगा। दो चीज पढ़े, आर्टिकल 108 के अंदर ज्वाइंट सिटिंग और आर्टिकल 85 के अंदर क्या होता है कि लोकसभा भंग करने का पावर है, तो लेजिस्लेटिव पावर भी इसके पास है। तीसरा चीज क्या है कि जब भी न्यू गवर्नमेंट चुन करके आता है या हर एक साल का जो फर्स्ट ईयर माने हर एक साल का जो पहला मंथ होता है ना, वो उसको एड्रेस कौन करता है, उसको भाषण कौन देता है, न्यू दिशा कौन दिखाने का काम करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। तीसरा आर्टिकल 110 के अंदर क्या कहता है? मनी बिल। कौन सा है? मनी बिल। देखिए मनी बिल जो है, मनी बिल वो तभी आता है जब प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन जो है वो पास कर दे। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के पास होने के बाद ही आर्टिकल 110 के अंदर मनी बिल जो है वो लोकसभा में आता है। कब आता है? जब प्रेसिडेंट उसको पास कर देता है तो जाकर के मनी बिल जो है वो आता है। ठीक है। तीसरा चीज है कि अगर मान लेते हैं कि बहुत जैसे आप कोरोना जैसा ये आपका महामारी आया हुआ था, तो किसान बिल क्या कर दिया था? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू पास करवा दिया था, ऑर्डिनेंस के थ्रू ला दिया था प्रेसिडेंट रूल, है ना, सॉरी ऑर्डिनेंस के थ्रू मतलब अध्यादेश के थ्रू क्या कर दिया था कि इस बिल को ला दिया था। कौन? भारत सरकार ने। किसके थ्रू? किसके मदद से? प्रेसिडेंट की मदद से। अध्यादेश किसके अंदर आता है? आर्टिकल 123 के अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है कि मान लेते हैं कि जैसे सेशन होता है ना जी, लोकसभा राज्यसभा चलता है तो सेशन में चलता है, बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है ना, समर सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, तो इस सेशन में चलता है। तो अब मान लेते हैं कि सेशन खत्म हो गया और बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना है ना, तो उस जो डिसीजन है, अब लोकसभा राज्यसभा तो है नहीं, लोग तो है नहीं कि सब दूर दूर में रहते हैं, उनको आने में टाइम लगेगा, है ना, समय लगेगा। तो जब लोकसभा राज्यसभा नहीं होता है, नहीं चल रहा होता है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है आर्टिकल 123 के अंदर कि क्या करे कि वो ऑर्डिनेंस लाए। ऑर्डिनेंस में वो कोई भी कानून बना सकते हैं, कोई भी कानून बना सकते हैं, है ना, कोई भी कानून बना सकते हैं। लेकिन वो जो है कानून जो है वो कब तक वो रहेगा? मान लेते हैं कि लोकसभा का जब बैठक होगा तो 6 मंथ के अंदर उसको पास करना होगा। अदरवाइज वो जो नियम कानून जो बनाया गया है वो खत्म हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या। देखिए और क्या है। देखिए जो एमएलए होते हैं, जो एमपी होते हैं, मतलब एमपी है ना, मतलब जो लोकसभा में जो एमपी होते हैं, राज्यसभा में जो एमपी होते हैं, उसके मेंबरशिप को खत्म करने का पावर होता है किसके पास? इस प्रेसिडेंट के पास होता है। बट एक शर्त है कि इलेक्शन कमीशन जो है उससे कंसल्ट करता है, उससे पूछ कर करके प्रेसिडेंट जो है इसके मेंबरशिप को क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। ठीक है। चलिए ये हम लोग क्या देख लिया? लेजिस्लेटिव पावर देख लिया। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं फाइनेंशियल पावर। क्या है? फाइनेंशियल पावर की वित्त पावर इनके पास। वित्त शक्ति क्या है? वित्त शक्ति कुछ है, पैसा से रिलेटेड हो सकती है, बहुत है। जैसे आर्टिकल 110 मनी बिल मतलब मनी बिल तभी आएगा लोकसभा में जब प्रेसिडेंट उसमें हामी भरेंगे। उसमें अगर प्रेसिडेंट कहेंगे तभी मनी बिल लोकसभा में आएगा। साथ ही साथ फाइनेंशियल कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर जो फाइनेंशियल कमीशन का गठन होता है, वो गठन कौन करवाता है? प्रेसिडेंट ही करवाता है। ठीक है। तीसरा एक होता है कंटिजेंसी फंड।
एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, है ना, एक होता है कंटिजेंसी फंड, वो 266 में होता है, ये 267 में होता है। तो कंटिजेंसी फंड किसके अंदर आता है? प्रेसिडेंट के अंदर आता है। मतलब अगर मान लेते हैं कि जैसे भूकंप जैसा स्थिति हो गया, त्रासदी जैसा स्थिति हो गया, संकट वाला स्थिति आ गया, तो उस समय से यहाँ से इस फंड से पैसा जाता है। और ये किसके अंदर होता है? ये प्रेसिडेंट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? प्रेसिडेंट के अंदर होता है। यहाँ से फट फट पैसा निकलता है यहाँ से, ठीक है। ओके, कंटिजेंसी फंड इसी के अंदर आता है ना। चलिए, इतना हो गया। अब आते हैं जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इसके पास, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास जितना पावर है सजा देना, है ना, सजा देना या किसी को सजा माफ कर देना, है ना, तो वो जो है वो जुडिशियल पावर किस प्रेसिडेंट का भी पास होता है। न्यायिक पावर, क्या क्या न्यायिक पावर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 72 जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72 के अंदर आता है पार्डन। क्या आता है? पार्डन। देखिए, जैसे जैसे इंडिया में कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने कितना भी बड़ा फांसी उसको क्यों नहीं दे दिया है, सॉरी कितना भी बड़ा सजा क्यों नहीं दे दिया है, चाहे उसको 10 साल का जेल हो, यानी 20 साल का जेल हो, या फिर उसको फांसी का सजा हो, कुछ भी हो, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि सारा को खत्म कर सकता है, सारा को खत्म कर सकता है। अगर फांसी की सजा किसी को मिला है तो उस फांसी को सजा को रुकवा सकता है, फांसी की सजा को बंद करवा सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। इतना उसके पास पावर है। वही उसके पास सब प्रोसेस होता है, पिटीशन भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। अगर पिटीशन मान लिया जाता है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा, तभी वो जो है वो आपका फांसी की सजा कमता है। और ऐसा नहीं है कि अब यहीं पे इसका ये होता है क्या, कि अगर प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है किसी को माफ कर देना तो हो ही जाता, लेकिन प्रेसिडेंट किसके, मतलब एक तरीके से किसके हैंडल में है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हैंडल में, यानी प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, है ना, होम मिनिस्टर जो होते हैं उनके कहने पे वो क्या डिसीजन देते हैं, उन्हीं के कहने पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो आपके एक्शन लेते हैं, ठीक है। अगर वो कह दिया कि फांसी की सजा रुकवा दीजिए, तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर देगा? साइन कर देगा कि फांसी इसको नहीं होगा। तो सारा हाथ किस में है? सारा ये प्रेसिडेंट ही है, प्रेसिडेंट के पास पावर है जब सारा है। आर्टिकल 72 का पार्डन, पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना। कोई भी सजा हो सबको क्षमा कर देता है कौन? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 के अंदर क्षमा करने का इसके पास पावर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 क्या है? देखिए, आर्टिकल 143 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है वो अगर उसको किसी भी मुद्दा पे समझ में नहीं आ रहा है, जुडिशियली न्यायिक, तो वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है? एडवाइस मांग सकता है ना। जुडिशरी पावर सुने। और देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जज, है ना, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सबको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। आर्टिकल 145 के अंदर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइस मांग सकता है। कहाँ से मांग सकता है? वो मांग सकता है एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। कौन? प्रेसिडेंट मांग सकता है, आर्टिकल 143 के अंदर। ओके, चलिए अब देखिए, यहाँ पे 2-3 चीज आता है, उसको याद करना बहुत जरूरी है। देखिए, एक होता है पार्डन, पार्डन का हम लोग समझ गए, पार्डन किसको कहते हैं। दूसरा रेमिशन, तीसरा रिस्पाइट, क्या होता है? रिस्पाइट, रेमिशन, रिस्पाइट। फिर होता है कम्यूटेशन, क्या होता है? कम्यूटेशन। पार्डन, रेमिशन, रिस्पाइट, कम्यूटेशन। और एक होता है रिप्राइम, क्या होता है? रिप्राइम। देखिए, प्रेसिडेंट के अंदर इतना सारा सजा माफ करने का पावर है। कौन कौन सा? पार्डन का मतलब होता है सारा माफ, कौन है? ऑल माफ, है ना, सारा चीज माफ हो जाएगा। अगर अगर प्रेसिडेंट ने लिख दिया पार्डन, मतलब उसको जो भी सजा होगा व्यक्ति को सब खत्म हो जाएगा, कोई उसको सारा क्षमा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आ जाएगा रेमिशन, तो देखिए, रेमिशन का मतलब क्या होता है कि रेमिशन मतलब होता है समय कम जाएगा, समय कम सकता है, समय कम जाएगा। जैसे मान लेते हैं किसी को जैसे
रेमिशन, रेमिशन मतलब होता है समय कम जाएगा। जैसे मान लेते हैं किसी को 10 साल का सजा हुआ है और प्रेसिडेंट ने लिख दिया रेमिशन, रेमिशन 2 ईयर्स, तो अब 10 साल उसको सजा नहीं होगा, हो जाएगा 8 साल, है ना, और 2 साल घट जाएगा। तो रेमिशन में क्या होता है, रेमिशन में कैरेक्टर वही रहता है। जैसे अगर उसको 20 साल का सजा मिला है तो सजा उसको सजा ही मिलेगा, जेल में कारावास में नहीं रहेगा वो, लेकिन टाइमिंग उसको घट जाएगा, जैसे अब 8 साल हो जाएगा, है ना। ये क्या होता है, रेमिशन में होता है। ओके, अब आता है एक रिप्राइव। क्या आता है, एक रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब क्या होता है, रिप्राइव का मतलब होता है जैसे देखो किसी को मान लेते डेथ सेंटेंस मिला, किसी को डेथ सेंटेंस मिला, जैसे फांसी की सजा किसी को मिला है, ठीक है, तो फांसी की सजा का जो टाइमिंग होता है ना, टाइमिंग उसको एक्सटेंड कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आज फांसी होने वाला है, तो वो क्या कर, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, रिप्राइव लिख करके और फांसी को दो तीन दिन एक्सटेंड कर सकते हैं, 2-3 दिन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कौन, रिप्राइव में। रेमिशन में क्या करते हैं, रेमिशन में टाइमिंग को घटा देते हैं, कैरेक्टर वही रहेगा लेकिन टाइमिंग को घटा दिया जाएगा, ठीक है। एक है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में बहुत ही अजीब चीज होता है। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं सबसे पहले इसको मिला था फांसी की सजा, क्या मिला था इसको, सॉरी सबसे पहले इसको मिला था, मान लेते हैं कि लाइफ लाइफ इम्प्रिजन, लाइफ इम्प्रिजन इसको मिला था, मतलब इसको मिला था उम्र कैद का सजा मिला था, उम्र कैद का सजा इसको मिला था। मान लेते हैं इसको उम्र कैद का सजा मिला, किसके अंदर, मान लेते हैं एक व्यक्ति था उसको उम्र कैद का सजा मिला, लेकिन जब प्रेसिडेंट लिख देंगे कम्यूटेशन तो क्या हो जाएगा कि कम्यूटेशन लिख करके लिख देंगे 10 साल सजा, 10 साल सजा। मतलब इसका मतलब क्या समझिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि पहले उम्र कैद था लेकिन अब घटा, अब कितना हो गया, 10 साल इसको सजा हो गया। या फिर इसको मान लेते हैं कि फांसी की सजा था, क्या था, फांसी का सजा था, फांसी की सजा था, लेकिन अब लिख दिए, अब इसको लिख दिए उम्र कैद सजा, उम्र कैद की सजा, उम्र कैद की सजा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या था, करैक्टर अलग था, सीधे यहाँ पर फांसी की सजा था, अब करैक्टर चेंज हो गया है, मतलब अब उम्र कैद का सजा हो गया। ओके, तो यह था कम्यूटेशन। तो सबसे पहले हम लोग फिर से देखते हैं जुडिशियल पावर कितना है। आर्टिकल 72 के अंदर पार्डन है, मतलब यहाँ पे सारा माफ हो सकता है, टोटल चीज माफ हो सकता है, पहला। दूसरा चीज क्या है, कम्यूटेशन, रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है कि सजा जो होता है, सजा वो कम जाता है, सजा क्या होता है, कम जाता है, करेक्टर वही रहेगा। अगर 10 साल सजा मिला है तो जेल का कारावास मिला तो जेल में ही आपको रहना पड़ेगा, लेकिन समय कम जाएगा रेमिशन में। एक आता है रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या, सॉरी रिप्राइव, रिप्राइव में क्या होता है कि आपका जो डेथ सेंटेंस है ना, फांसी की सजा है, वो बढ़ाया जा सकता है, मतलब टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है। और एक होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है, कम्यूटेशन में क्या होता है, कम्यूटेशन में ही होता है कि इसमें क्या होता है कम्यूटेशन में कि आपका करेक्टर ही बदल दिया जाता है। जैसे मान लेते फांसी की सजा था, तो अब फांसी की सजा आपको नहीं दिया जाएगा, आपको लिख देगा कम्यूटेशन 10 साल की जेल, तो वही चीज़ है, सीधे फांसी से क्या आ गया, 10 साल का जेल आ गया। आप तो यही चीज कम्यूटेशन में होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, जुडिशियल पावर को पढ़ लिया, कितना इंपॉर्टेंट था हम लोगों ने देखा। आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एक देखते हैं, देखिए एक है वीटो पावर। क्या है, एक वीटो पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया में जैसे देखिए वीटो पावर 3 तरह का होता है, लेकिन इंडिया में दो तरीके का है, दो तरीके का मौजूद है। कौन कौन सा वीटो पावर है, देखिए एक होता है ऑब्सोल्यूट वीटो पावर, है ना। एक होता है पॉकेट वीटो। तीसरा होता है सस्पेंसिव। चार होता है, चार इंडिया में कितना है, 3 गो, इंडिया में 3 गो, ठीक है। देखिए वीटो, जैसे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर, जैसे प्रेसिडेंट उतना बड़ा पद है, सबसे बड़ा पद है इंडिया में, तो उसको वीटो पावर दिया गया है, मतलब आप मनमानी कर सकते हैं, आपको वीटो पावर है ना। जिस तरीके से यूएन में 5 बॉडी को वीटो पावर नहीं कर दिया तो नहीं होगा,
हाँ कर दिया तो हाँ हो, इस तरह वीटो पावर यहाँ भी है। तो वीटो पावर के वो है इंडिया के ठो है इंडिया में, 3 ठो है प्रेसिडेंट के पास, के वो 3 ठो है, एब्सोल्यूट वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर और सस्पेंसिव वीटो पावर। देखिए अभी है क्या, ये रिलेटेड है बिल से। क्या रिलेटेड, जैसे बिल है, जैसे लोकसभा है और यहाँ राज्यसभा है, तो बिल बिल मान लेते यहाँ से निकला, बिल मान लेते यहाँ से निकला, यहाँ पास हो गया, पास होने के पश्चात यहाँ गया, यहाँ भी पास हो गया, ठीक है, यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी इसको पास हो गया, बिल को पास हो गया, दोनों जगह बिल पास हो गया। अब जाएगा प्रेसिडेंट के पास, कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। अब अगर ये साइन कर देगा तो ये बन जाएगा, ये क्या बनेगा, एक कानून बन जाएगा। अगर ये साइन नहीं किया तो कानून नहीं बनेगा। तो जब बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो यहाँ पर इसके पास 3 ऑप्शन रहता है, या तो ऑब्सोल्यूट वीटो करे, या तो पॉकेट वीटो करे, या तो सस्पेंसिव वीटो करे। मतलब इसका मतलब क्या, देखिए अगर ऑब्सोल्यूट वीटो करता है इसका मतलब होता है कि रिजेक्ट कर दिया, डायरेक्ट क्या कर दिया, रिजेक्ट, डायरेक्ट क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और इससे कोई नहीं पूछेगा कि आपने क्यों रिजेक्ट किया। यही एक खामियां है, इसी से बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना। तो अगर कोई बिल है, अगर प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया, प्रेसिडेंट के भी सलाहकार होते हैं, तो अगर प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया क्या, ये जो बिल बनाया जा रहा है, ये जो है वो सही नहीं है, वो सही नहीं है ना, तो उसको क्या, उसको पूरे तरीके से फाड़ देगा, रद्द कर देगा। मतलब ये भेजेगा ही नहीं लोकसभा ने राज्यसभा के पास, भेजेगा ही नहीं, डायरेक्ट उसको काट दिया, सस्पेंड कर दिया। तो उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। डायरेक्ट इसको एकदम डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब दूसरा मान लेते हैं, फिर एक और बिल गया, एक और बिल गया, उसको क्या कर दिया कि अगर मान लेते हैं कि वो पढ़ने के पश्चात उसको टिक किया, इसे टिक कर दिया कि यहाँ ये गलती है, यहाँ ये गलती है, इसमें ये कर दीजिए, है ना, इसमें ये कर दीजिएगा, यहाँ ये सुधार कर दीजिएगा। मतलब सुधारने के लिए भेजा, किसके पास, इसके पास भेजा कि इसमें सस्पेंसिव वीटो में, कि आप इसमें क्या करता है, जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा भेजता है लोकसभा राज्यसभा में कि आप लोग इसको सुधारिए, क्या करिए, सुधारिए। अगर अब देखिए इन लोग के पास ऑप्शन है कि जो लिखा हुआ है उसको हूबहू कोई चेंजिंग ना करे और फिर भेज दे, या इसको चेंजिंग करे तब भेजे। देखिए अगर इसके बाद ये भेजता है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे अगर ये भेजता है प्रेसिडेंट के पास, इसको हर हाल में साइन करना होगा।